हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास है क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 के वीवीआई सब्जेक्टिव के क्लास, जिस चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि चैप्टर नंबर 5 में 2011 से लेकर के 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, वो सब के सब आज के इस क्लास में हम आपको बता देंगे और आपको याद भी करवा देंगे। मीन्स रटना नहीं पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे जो है बायोलॉजी में पूछेगा, तो ये चैप्टर आपके लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस क्लास की जो है हम लोग शुरुआत करते हैं जी। शुरुआत पहला प्रश्न से होगा कि बताइए मेंडल की सफलता के कारण का वर्णन करें। यानी मेंडल सफल हो गया। अब कहेंगे सर किस चीज में सफल हुआ? अनुवांशिकी में। इसीलिए तो कहा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाता है, अनुवांशिकता के जनक जो है किन्हें कहा जाता है? आप बताइएगा सर मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, अब बताइए जी, जब उनको अनुवांशिकता के जनक यानी अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है मेंडल को, तब मेंडल सफल हो गए, इसके क्या कारण रहे? कारण लिखिएगा कि मेंडल के सफलता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला लिखिएगा, मेंडल ने जो है मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा लिखिएगा कि मेंडल जो है शुद्ध पौधे का प्रयोग किए। तीसरा लिखिएगा कि मेंडल ने जो है एक समय में एक ही गुणों का अध्ययन किया। और चौथा लिखिएगा कि मेंडल ने जो है बार बार प्रयोग किए और बहुत बार प्रयोग किए। ये जो है 4 कारण रहे मेंडल के सफलता के। जब कोई भी काम आप लगातार करते हैं, एक ही काम करते हैं और एक ही चीज पे करते हैं, तो आप सफल हो जाते हैं। तो वैसे ही मेंडल जो है क्या किए, बार बार, मतलब इनका तो लिखे का तरीका हम आपको बता देते हैं। लिखिएगा कि मेंडल के जो है सफलता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला बताइएगा जी कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा बताइएगा कि मेंडल ने शुद्ध पौधे का चयन किया। तीसरा कि एक बार में एक ही गुण का अध्ययन करते थे मेंडल। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कि इन्होंने बहुत बार यानी बहुत अधिक संख्या में प्रयोग किए, जिसके कारण ये सफल हो गए। बात समझ में आई? चलिए जी, याद भी हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे किसी एक उदाहरण के साथ पृथक्करण के नियम का जो है वर्णन करना है। पृथक्करण आप बचपन में ही पढ़े होंगे। सर पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। तब पृथक्करण के नियम भी बताना है और आपको एगो उदाहरण भी बताना है। तब पहले तब पृथक्करण के नियम लिख के डैश देंगे और उसमें हम लिखेंगे कि पृथक्करण का नियम कहता है कि किसी 2 गुण वाले जीन को जब आपस में जोड़कर युग्मक बनाया जाता है तो वो बनते नहीं हैं बल्कि अलग अलग हो जाते हैं। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? पृथक्करण के नियम में आप लिखेंगे कि पृथक्करण के नियम कहता है कि जब किसी 2 गुण वाले जीन को आपस में जोड़कर युग्मक बनाते हैं तो ये बनते नहीं हैं बल्कि अलग अलग हो जाते हैं, मतलब अपने जीनों में बंट जाते हैं। इसी नियम को कहा जाता है पृथक्करण का नियम। अब आप समझ गए होंगे। पृथक्करण के नियम में आप क्या लिखेंगे कि जब किसी 2 गुण वाले जीनों को आपस में जोड़कर युग्मक बनाते हैं तो वो बनते नहीं हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसी नियम को कहा जाता है पृथक्करण का नियम। अब आपसे पूछा कि इसका एगो उदाहरण भी बता दीजिए, तो आप बताइएगा कि जैसे एक पौधा होता है, ठीक है, एक पौधा में जो है दो गो जीन पाया जाता है, एगो टी और एगो छोटा वाला टी, एगो बड़ा टी और एगो छोटा टी। इनको जब आपस में जोड़ा जाता है तो ये दोनों आपस में जुड़ते नहीं हैं। एगो बड़ा टी अलग हो जाता है और छोटा टी अलग हो जाता है। बड़ा टी का मतलब होता है लंबा पौधा और छोटा टी का मतलब होता है बौना पौधा। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे कि भाई पृथक्करण के नियम क्या है। तो जब किसी 2 गुण वाले जीनों को युग्मक बनाते हैं तो वो बनते नहीं हैं बल्कि अलग अलग जीन में टूट जाते हैं। जैसे एक पौधे के टी और टी गुण को जो है आपस में जोड़कर युग्मक बनाया जाता है
तो बड़ा टी अलग होकर लंबा पौधा बनाता है और छोटा टी अलग होकर बौना पौधा बनाता है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहा कि अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण देकर आपको समझाना है। आइए समझते हैं। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? जब किसी भी जीन का किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। लेकिन इस समझावे वाला बात रहा, अगर इसी बात को आप बायोलॉजी में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे कि जब कोई भी गुण पूरी तरह प्रभावी नहीं होता है और संतान में दोनों गुणों का मिला जुला रूप दिखाई देता है, उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। आप सुने होंगे कि एगो बच्चा का जन्म हुआ जो ना ही होकर गुण मम्मी से मिलता है और ना ही होकर पापा से गुण मिलता है, तो हमनी के कहते हैं कि देख एकरा में माई बाबू के गुणे ने मिलई थई। मतलब ना ही चेहरा माई के जैसन लगता है ना ही पिताजी के जैसन लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई भी गुण पूरी तरह से प्रभावी जो है एक जीन पे नहीं लगता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या लिखेंगे कि जब कोई भी गुण प्रभावी नहीं होता है, संतान में जो है एक अलग तरह के गुण पाए जाते हैं, एक विशेष गुण पाए जाते हैं, उसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। जैसे कि एगो उदाहरण भी कहा है आपसे, तो आप कहिएगा 4 बजे का पौधा। पौधे के नाम है भाई 4 बजे का पौधा। का नाम है? 4 बजे का पौधा। यानी कि आप जो है आंसर बताएंगे, क्या बताएंगे जी? कि अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी भी जीन का प्रभाव संतान के ऊपर नहीं पड़ता है उसे हम लोग अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे एक नया गुण का बनना, ठीक है? जैसे 4 बजे वाला पौधा, 4 बजे वाला पौधा में एगो जो है जीन होता है लाल कलर के और एगो जीन होता है सफेद कलर के, लेकिन दोनों कलर मिल करके एगो बनाता है गुलाबी कलर के फूल, जिसको 4 बजे वाला पौधा कहते हैं। तो ना ही लाल कलर का प्रभाव पड़ा ना ही सफेद कलर का प्रभाव पड़ा, वो भाई गुलाबी कलर के हो गया, है कि नहीं? चलिए जी, अब ये तीसरा आपको समझ में आ गया हो तो अब है बहुविकल्पता के बारे में सोधारण। सोधारण का मतलब होता है परिभाषा भी इसका दीजिए और एगो उदाहरण भी आपको दीजिए। तो बहुविकल्पता का होता है जब किसी एक गुण को नियंत्रित करने वाले जीन में 2 से अधिक गुण पाए जाते हैं तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। अब आप नहीं समझे होंगे, जब एक ही प्रकार के जीन में जो है 2 से अधिक रूप आपको नजर आ रहे हों तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। का बोलेंगे कि जब एक ही प्रकार के जीन में 2 से अधिक रूप पाए जाते हैं तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। इसका एक उदाहरण पूछा तो आप कहिएगा कि मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप होता है यदि ABO है तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे भाई जी? बहुविकल्पता। तो आप उदाहरण में क्या लिखेंगे कि मनुष्य का ब्लड ग्रुप AB होना बहुविकल्पता का उदाहरण है। बहुविकल्पता का है तो जब एक ही जीन पे 2 से अधिक रूप दिखाई देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बहुविकल्पता। जैसे मनुष्य का रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप ABO का होना। ठीक है जी। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे 4 को ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, एक एक क्वेश्चन हम आपको समझाते जा रहे हैं। 5वां नंबर, एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने के प्रतिपादित नियमों को लिखें। मतलब आपसे कहेगा कि एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने जो है कितने नियम दिए। तो मेंडल ने 2 गो नियम दिया। एगो नियम दिया प्रभाविता का नियम, ठीक है? एगो नियम दिया, काची का नियम दिया? प्रभाविता का। और दूसरा जो नियम दिया वो ई वाला नियम दिया था, पृथक्करण का नियम। किस चीज का नियम दिया भाई? तब पृथक्करण का नियम। इसका नियम दिया भाई साहब तब पृथक्करण का नियम। तो आपको जो है ये दोनों याद रखेला है।
प्रभाविता का नियम क्या है भाई जी? प्रभाविता का नियम है कि जब जीनों पे दोनों, मतलब किसी भी एक नया जीन पे जब दोनों जीन का प्रभाव पड़े, या आप कह सकते हैं प्रभाविता का नियम कि जब किसी गुण को जो है, जब किसी भी गुण का प्रभाव जीन पर पड़ता है तो उसे प्रभाविता कहते हैं, और जब किसी भी गुण का प्रभाव जीन पर नहीं पड़ता है तो उसे हम लोग अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो पूछा था बस उतना ही दीजिए कि एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल के प्रतिपादित नियमों को लिखें। आप कहेंगे कि एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने दो नियम दिए, पहला प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है? जब किसी गुण का प्रभाव जीन पर पूर्ण रूप से पड़ता है उसे प्रभाविता का नियम। पृथक्करण का नियम क्या है? तो जब दो गुण वाले जीन मिल करके युग्मक बनाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, उसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन कहा सहलग्नता को परिभाषित करें। भाई ये सहलग्नता जो है क्या होता है आप समझा सकते हैं? जब दो या अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं और साथ साथ वंशानुगत होते रहते हैं उसे सहलग्नता कहते हैं। समझिए कि जब दो या अधिक जीन जो होता है एक ही गुणसूत्र पर, गुणसूत्र मतलब समझते हैं ना, महिलाओं में जो है एक्स एक्स होता है और पुरुषों में एक्स वाई होता है। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब दो या अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होकर वंशानुगत जो है होते रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं सहलग्नता। फिर से जब दो या अधिक जीन एक ही गुणसूत्र के पास पास स्थित होकर वंशानुगत होते रहते हैं, वंशानुगत मतलब एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होते रहते हैं, उसे सहलग्नता कहते हैं। अब इसे आप लिख लेंगे भाई। चलिए लिख लेंगे, बहुत बढ़िया है। सहलग्नता को जो है इंग्लिश में लिंकेज भी बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, लिंकेज। अब जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि डीएनए और आरएनए के बीच दो गो प्रमुख अंतर बताना है। नहीं बता दीजिएगा जी। डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, आरएनए में क्या होता है? तो आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। डीएनए में थायमीन होता है, आरएनए में जो है यूरासिल होता है। दुए को पूछा है। अगर आप और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो और आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे जो है आप याद रखेंगे जी, डीएनए और आरएनए के बीच दो गो प्रमुख अंतर बताइए। लिख लेंगे कि डीएनए और आरएनए के बीच निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ डीएनए लिखेंगे, दूसरे तरफ आरएनए लिखेंगे। डीएनए में क्या लिखेंगे कि डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। डीएनए में थायमीन पाया जाता है भाई, आरएनए में जो है क्या करता है? तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 8 नंबर पूछा सहप्रभावित तथा अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित करें। यहाँ पे पूछा है अपूर्ण प्रभाविता और यहाँ पे कहा है सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसको ऐड कर दिया है। सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता दोनों को जो है अब की परिभाषित करना है। सहप्रभाविता का तो दोनों जीन का समान रूप से जब प्रभाव पड़ता है, दोनों जीन का जब समान रूप से प्रभाव पड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं सहप्रभाविता। और जब दोनों जीन में से किसी भी जीन का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसमें कोई समझ में कोई दिक्कत, कोई समझ में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप जो है बोल सकते हैं। ठीक है जी, क्या कहें हम कि सहप्रभाविता का है? तो सहप्रभाविता जब किसी गुण के दोनों जीनों का प्रभाव संतान पे पड़ता है तो उसे सहप्रभाविता कहेंगे। और जब दोनों जीवों में से किसी का प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, एक नया मध्यवर्ती जो है गुण निकल करके आता है, उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। लिख लेंगे भाई।
क्वेश्चन नंबर 9 कहा है कि रक्त के कार्य क्या हैं, लिखेला है। रक्त मतलब आपके शरीर में जो खून है उसका क्या काम है बताइए। आप बता नहीं सकते हैं जी कि खून का काम है का। खून का काम है शरीर में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ को पहुंचाना। शरीर में आप नाक से ऑक्सीजन लिए तो नाकवा जो है थोड़े पूरा शरीरवा में ऑक्सीजन पहुंचाएगा, वो तो खून पहुंचाएगा। तो खून का क्या काम है कि ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ जो आप लेते हैं उसको पूरे शरीर में जो है पहुंचाना। दूसरा कि आपके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जो बेकार पदार्थ बन रहा है, उसको बाहर निकलवाना। तीसरा काम है रोगों से आपके शरीर को सुरक्षा करना। चौथा काम है भाई साहब कि शरीर का तापमान जो है नियंत्रित करना। क्वेश्चन अगर 2 नंबर में पूछे तो 3 को आंसर दीजिएगा। पहला याद हुआ आपको, रक्त का काम है ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों को शरीर में पहुंचाना। दूसरा का काम है कि शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तीसरा का काम है कि आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। चौथा का काम है आपके शरीर का तापमान नियंत्रित रखना। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस के फिनोटाइपिक अनुपात को लिखें। लइकन जो है गड़बड़ाता कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे लिखल है फिनोटाइपिक अनुपात। आइए करे नीचे एगो क्वेश्चन है जीनोटाइपिक अनुपात। ठीक है, तो नाम देखिए फिनोटाइपिक रहे तो इसका अलग होगा। ठीक है, चलिए जी, कहा है कि अनुपात को लिखना है। तो एक संकर क्रॉस का अनुपात होता है 3 के अनुपात 1। याद रखेंगे। पूछेगा द्विसंकर क्रॉस के जो है फिनोटाइपिक अनुपात बताइए, तो आप क्या बताइएगा जी द्विसंकर अनुपात के? तो आप कहिएगा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 होता है। ठीक है, क्या कहेगा एक संकर क्रॉस के तो 3 अनुपात 1 होता है फिनोटाइप अनुपात। द्विसंकर क्रॉस के फिनोटाइप अनुपात होता है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है, अब यहां पे आप जान गए। अब पूछेगा यहां पे देवी नहीं द्वि लिखल है, द्विसंकर क्रॉस के अब की जीनोटाइपिक अनुपात बताना है। फिनोटाइपिक तो आप बता दिए भाई कि 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 होता है, लेकिन जीनोटाइपिक बताओ तो द्विसंकर के क्या होता है बताना। जीनोटाइपिक 1 अनुपात 2 1 अनुपात 2, अब फिर बताना 4 अनुपात 2, अब फिर बताना 1 अनुपात 2 अनुपात 1 ई होता है। बता दोगे तुम? कोई दिक्कत होगा कॉपी में एक बार नोट कर लेना। ठीक है जी, चलिए जी आते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। आइए जी, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है? तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है पुरुषों के गुणसूत्र में होने वाला एक विकार है। विकार मतलब गड़बड़ी, जैसे पेट में गड़बड़ी होके तब पेट झरे लगता है, तो वैसे ही जो है पुरुषों के गुणसूत्र में यदि कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। आपसे कोई पूछा कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, तो पुरुषों के गुणसूत्र में होने वाले विकार को कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और यदि कोई पुरुषों के इस मतलब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया तो पुरुष का हाइट जो है जरूरत से ज्यादा लंबा होगा, उसका दाढ़ी मूछ जो है बहुत कम आएगा, उस संतान पैदा करने लायक नहीं हो सकता है, मतलब ओकरा से बाल बच्चा नहीं होगा। बात याद रखेंगे आप कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है पुरुषों के गुणसूत्रों में होने वाला एक विकार है, जिसके कारण पुरुषों का हाइट ढेर लंबा होता है, मूंछ दाढ़ी तन्नी तन्नी आता है, मतलब बहुत कम आता है,
उ संतान उत्पत्ति करने की अवस्था में नहीं होता है, तो ढेर लंबा आदमी से लड़की लोग को ब्याह नहीं करना चाहिए। आइए जी नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 13 नंबर, गुणसूत्र विकार से आप क्या समझते हैं? ऐसे विकारों के नाम आप तो बता दीजिए। चलिए जी, गुणसूत्र विकार से हम यह समझते हैं कि मनुष्यों के गुणसूत्र में जो है कमी या अधिक होना। आप क्या कहेंगे कि गुणसूत्र विकार से आप क्या समझते हैं? आप कहेंगे कि गुणसूत्र विकार से हम यह समझते हैं कि मनुष्यों के गुणसूत्र में, गुणसूत्र की संख्या में या संरचना में परिवर्तन का होना ही गुणसूत्र विकार कहलाता है। फिर से मनुष्यों के जो है गुणसूत्र में, गुणसूत्र की जनसंख्या, अरे यार फिर से, मनुष्यों के गुणसूत्र की संख्या या संरचना में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं गुणसूत्र विकार। ठीक है भाई, अभी गुणसूत्र विकार के आप नाम लिख सकते हैं। तो एक तो नाम यहीं पे हम लोग पढ़ लिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और दूगो जो है और आगे हम आपको पढ़ा देंगे, टर्नर सिंड्रोम। एगो आउ आप याद रख लीजिएगा, डाउन सिंड्रोम। क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। क्या याद रखेंगे? डाउन सिंड्रोम। तीन गो याद रखेंगे आप सभी कि गुणसूत्र में होने वाले विकार 3 गो बताइए। पहला क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा डाउन सिंड्रोम, तीसरा टर्नर सिंड्रोम। याद रखेंगे। चलिए जी, अब जो है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 14 नंबर आया, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में होता है कि कोई मनुष्य को यदि चोट लग जाता है तो उसका खून लगातार बहते रहता है, खून जमता नहीं है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि हीमोफीलिया में क्या होता है, तो हीमोफीलिया अब मतलब क्या होता है, यदि आपसे पूछ दिया तो आप तो ये बता दीजिएगा कि सर हीमोफीलिया में होता है कि रक्त जो है जमता नहीं है, लगातार बहते रहता है। यदि किसी मनुष्य को चोट लग जाए तो रक्त जमता नहीं है, लगातार बहते रहता है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन के आंसर बता देना कि रक्त जो है किसके कारण जमता है, क्वेश्चन कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पूछा हीमोफीलिया। अगर आपसे क्वेश्चन बदल देगा, कहे कि हीमोफीलिया क्या है या हीमोफीलिया को परिभाषित करें, तो आप बताइएगा कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें किसी मनुष्य को जो है जब चोट लगता है तो उसके शरीर से खून लगातार बहते रहता है, वो जमता नहीं है। ठीक है भाई साहब। चलिए, अब जो है हीमोफीलिया में क्या होता है बता देंगे आप कि कोनो मनुष्य के चोट लग जाता है, उसका चमड़ा कट फट जाता है तो खून लगातार बहते रहता है, रुकता नहीं है, तो समझिएगा उसको कौन रोग है? हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में किन्हीं 2 गुणसूत्रीय विकारों के नाम बताइए। अरे अब के बताए हैं, अब के मनुष्य के जो है 2 गुणसूत्रीय विकार अब के यहाँ नहीं बताए हैं, 3 को बताए हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और अरे टर्नर सिंड्रोम। तो आप नहीं बताइएगा मनुष्य में किन्हीं 2 गुणसूत्रीय विकार के नाम बताइए, तो हम तो 3 को बता दिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। 2 को लिख देना इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, यदि माँ का रुधिर वर्ग AB है, मतलब मम्मी के जो है ब्लड ग्रुप AB है, अब बाबू के ब्लड ग्रुप जो है O है, तो उनसे जो बच्चा जन्म लेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। आप कहिएगा कि यदि माता का ब्लड ग्रुप AB है और पिता का ब्लड ग्रुप O है, तो उनसे जो बच्चा पैदा लेगा उनका ब्लड ग्रुप या तो A होगा या तो B होगा। बात खत्म। अगर रीजन पूछ देवे काहे होगा तो कहिएगा कि AB ब्लड ग्रुप में जो है 2 जीन पावल जाता है, 1A और 1B, और O जो है ब्लड ग्रुप में I जो है जीन पाया जाता है। तो ये दोनों जब आपस में मिक्सचर होगा तो या तो A बनेगा नहीं तो BA बनेगा, है कि नहीं? तो आप कह सकते हैं कि यदि माँ का ब्लड ग्रुप A है और पिता का O है, तो उसके बच्चे जो होंगे उसका ब्लड ग्रुप या तो A होगा या तो B होगा। ठीक है भाई साहब।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा, लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखें जी। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं बताइए। तो लिंग गुणसूत्र वैसे गुणसूत्र को कहते हैं जो नर और मादा का पहचान करती है, यानी स्त्री और पुरुष का पहचान करती है। ठीक है, आपसे पूछा लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो लिंग गुणसूत्र वैसे गुणसूत्र को कहते हैं जो नर या मादा यानी स्त्री और पुरुष का पहचान करती है। मनुष्यों में जो है लिंग गुणसूत्र जो है एक्स और वाई दूगो होता है। आप पूछेगा कि नर में जो है गुणसूत्र का होता है, तो एक्स वाई होता है। मादा में गुणसूत्र का होता है, तो एक्स एक्स होता है। ठीक है भाई साहब, बता देंगे आप। लिंग गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखे लगा है, मतलब पूरा डिटेल्स में आप बता सकते हैं ना जी। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो वैसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करती है, यानी कि मादा और नर का पहचान करती है, उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र दूगो होता है, एगो एक्स और वाई। यदि किसी मनुष्य के शरीर में एक्स और वाई है तो उसे नर यानी पुरुष कहेंगे, और यदि किसी मनुष्य के जो है गुणसूत्र एक्स एक्स है तो उसे मादा यानी स्त्री कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को कहते हैं जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को कहते हैं जीन उत्पीड़न। आपसे हमने क्या पूछा कि जीन उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं। तो जीन की संरचना में अचानक होने वाले परिवर्तन को ही कहते हैं जीन उत्परिवर्तन। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें नए गुण उत्पन्न हो सकते हैं या आनुवांशिकी रोग हो सकते हैं। मतलब आपके पापा के जो रोग होंगे, चाहे आपकी मम्मी की जो रोग होगी, या आपके दादा या दादी में से किसी का जो रोग होगा, आप में यदि हो जाए तो समझिएगा कि आपका जीन का जो है अचानक परिवर्तन हुआ है। ठीक है भाई साहब, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई साहब कि जीन की संरचना में अचानक होने वाली परिवर्तन को ही जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। इससे क्या होता है, तो इससे होता है कि नए गुण जो है उत्पन्न होते हैं या अनुवांशिकी रोग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा 19 नंबर कि मानव वंशावली। आप सुने हैं कभी जमीन के बंटवारा होता है तो वंशावली बना के लेके आना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। तो मानव वंशावली विश्लेषण में नर मादा मैथुन एवं समरक्त मैथुन के लिए प्रयुक्त प्रतीक को बनाएं। तब बताएं, बना नहीं दीजिएगा जी। नर के लिए कैसा होता है प्रतीक, वर्ग होता है। मादा के लिए प्रतीक कैसा होता है, तब मादा के लिए कहिएगा सर गोल होता है। क्या होता है, गोल। मैथुन के लिए क्या होता है, तो देखो एगो होता है वर्ग, एकरा से एगो रेखा होता है और गोल होता है। और समरक्त मैथुन के लिए बस इमें दूगो रेखा हो जाएगा, ये चौड़ा रहेगा और दोहरी रेखीय इसको बोलते हैं। बस हो गया, चिन्ह इसी को तो कहते हैं, बात खत्म। मानव वंशावली में जो है नर का जो है प्रतीक वर्ग होता है, वर्ग समझ गए ना, चौकोर। और मादा के लिए गोल होता है। मैथुन के लिए जो है चौको मतलब वर्ग और गोल के बीच में एगो रेखा होता है। और समरक्त मैथुन के लिए जो है आपको का लिखेला है भाई साहब कि ई का बोलते हैं, वर्ग और गोल में दो रेखीय, यानी इसे दोहरी रेखीय बोलते हैं। एक नाम भी आप लिख दीजिएगा, इसको वर्ग लिख दीजिएगा, इसको गोल लिख दीजिएगा, इसको जो है एक रेखीय बोला जाता है, एक रेखीय। और इसको जो है हम लोग बोलते हैं दोहरी रेखीय। क्या बोलते हैं, दोहरी रेखा भी बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, लिख देंगे। चलिए आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिकेल सेल एनीमिया के किन्हीं दूगो लक्षण बताइए। यदि कोनो मनुष्य के ई बीमारी हो जाए सिकेल सेल एनीमिया, तो कैसे पहचानेगा। कुछो नहीं करेला है, ओकर शरीर में लगातार खून के कमी हो जाएगा। आ दूसरा का होगा कि जल्दी थक जाएगा बेचारा, आ कमजोरी ओकर होखे लगेगा। ठीक है, आप बता सकते हैं कि नहीं।
सिकेल सेल एनीमिया के किन्हीं 2 लक्षण बताइए। तो शरीर में जो है रक्त की कमी पहला, दूसरा बताइएगा कि शरीर का कमजोर होना, और तीसरा शरीर का जल्दी थक जाना। यदि आप सोते सोते थक जा रहे हैं, रील्स देखते देखते थक जा रहे हैं, समझना कि ये एनीमिया रोग तोरा में हो गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लिंग क्रोमोसोम्स एवं अलिंग क्रोमोसोम्स जो हैं क्या है बतावेला है। सबसे पहले तो हम बताएंगे लिंग क्रोमोसोम्स क्या हैं। देखिए जी, जिन क्रोमोसोम्स से लिंग का निर्धारण होता है उसे लिंग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे कि जिन क्रोमोसोम्स से लिंग जो है बनता है उसको बोलेंगे लिंग क्रोमोसोम। और जिन क्रोमोसोम से लिंग के अलावा, मतलब लिंग को छोड़ करके, लिंग के निर्धारण के अलावा शरीर के अन्य काम होता है उसे अलिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। मतलब शरीर में 2 क्रोमोसोम होता है, जानते हैं 2। एगो क्रोमोसोम जो है लिंग का निर्धारण करेगा, ठीक है, कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं। एगो क्रोमोसोम जो है आपके शरीर के अंदर जो और भी काम होता है उसको करता है। तो जो लिंग का निर्धारण करता है, जो क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो क्रोमोसोम लिंग निर्धारण के अलावा शरीर के अन्य कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अलिंग क्रोमोसोम। एगो और बात बताएं रे, अलिंग क्रोमोसोम को जो है एगो दूसरा नाम जो है ऑटोसोम भी बोला जाता है। का बोला, ऑटोसोम। तो यदि एग्जाम में पूछ देवे ऑटोसोम क्या है तो ये मत कहना मास्टर अब बताइए नहीं कर लई, नहीं नहीं बताए हैं अलिंग क्रोमोसोम। ठीक है, आपसे एगो और बात पूछा, बताओ जी, लिंग क्रोमोसोम जो है, लिंग क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम क्या है तो ये तो बताइए दिए कि जिस क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है उसे लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। ई होता है एक्स वाई और एक्स एक्स, एक्स वाई मतलब पुरुष और एक्स एक्स मतलब महिला। अलिंग क्रोमोसोम्स जिसको ऑटोसोम्स भी बोलते हैं। आपसे बोलेगा ये के गो होता है तो ई होता है भाई साहब 22 जोड़ा में। के गो जोड़ा में, 22 जोड़ा में होता है, 22 जोड़ा। चलिए जी आगे, और लास्ट क्वेश्चन आज का हम आपको बताते हैं जेकर नाम है भाई टर्नर सिंड्रोम का है। एगो पीछे हम लोग पढ़े थे टर्नर सिंड्रोम, नहीं क्लाइनफेल्टर पढ़े थे। क्लाइनफेल्टर में क्या था कि क्लाइनफेल्टर जो है कि पुरुष के गुणसूत्र में होने वाला एक विकार है जिसके कारण पुरुष का हाइट लंबा होता है, दाढ़ी कम आता है और संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है। वैसे एकदम ठीक उल्टा एक है टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम जो है महिलाओं में होने वाला जो है का है, एक गुणसूत्र विकार है जिसमें क्या होता है तो महिलाओं का हाइट छोटी गो होता है और महिलाएं जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। अगर किसी महिला के शरीर में टर्नर सिंड्रोम हुआ, टर्नर सिंड्रोम मतलब उसके गुणसूत्र के संरचना या संख्या में कमी हुई, परिवर्तन हुआ, तो उसे रोग होगा टर्नर सिंड्रोम। उसका हाइट छोटा होगा और वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाती है। ठीक है भाई, बात समझ में आया कि नहीं। चलिए ये पूरा के पूरा जो है हम लोग जो है 22 क्वेश्चन चैप्टर नंबर किसका 5 का कर लिए। आप सभी से हम एक को बात कहते हैं कि हम आपको इतना मेहनत से रे बड़ी मेहनत करके पढ़ाते हैं, तुम्हारा काम है इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे उतना जल्दी जल्दी तुम्हें क्लास मिलते जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।